नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सहराथिया और आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हमने भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2 डिस्कस कर चुके हम। और देखो, हमारी जो सीरीज़ है इंडियन पॉलिटिकल साइंस की, इसकी सबसे अच्छी खासियत क्या है भाई? इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ना, सारे के सारे फुली एक्सप्लेन है, उसको मैं पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस करके बताता हूँ। एक क्वेश्चन अगर कोई एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके अंदर आपके कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और निकल के आते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये। उसके बाद में और इससे अच्छी बात ये है कि आपका कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। भाग नंबर 1 के अंदर जो भी क्वेश्चन है वो आपके भाग नंबर 2 के अंदर नहीं मिलेंगे आपको, और भाग नंबर 2 के अंदर जो क्वेश्चन है वो आपका भाग नंबर 3 के अंदर नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये आपकी सबसे अच्छी बात है। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही आपके रेयर ही रिपीट होंगे, क्वेश्चन ना के बराबर रिपीट है। ठीक है, तो नेक्स्ट इस सीरीज के अंदर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे बच्चों यहाँ पे मेंशन है कि वित्त आयोग का जो कार्यकाल है, वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सभी को पता है बच्चों ये बात कि वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ पार्ट नंबर 1 या 2 के अंदर कि वित्त आयोग होता क्या है, उसके क्या काम होते हैं, वो पार्ट नंबर 1, 2 के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके सदस्य कार्यकाल कितना होता है बच्चों? यहाँ पे 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वित्त आयोग के अंदर जो सदस्य होते हैं, वे सदस्य की संख्या भी कितनी बच्चों? 5 ही होती है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ पहले। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर पूछा गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं। इससे पहले बच्चों हमने राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में ये पढ़ा था भाग नंबर 2 के अंदर कि राष्ट्रीय विकास परिषद होता क्या है। इतनी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, उसके सदस्य के बारे में हमने डिस्कशन नहीं की थी। और राष्ट्रीय विकास परिषद क्या होता है, जिसको हम शॉर्टकट के अंदर NDC बोलते हैं। ठीक है, शॉर्टकट के अंदर इसको हम बोलेंगे ND और C। ठीक है, ND और C। तो NDC का मतलब होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। एग्जाम के अंदर ना कई बार NDC शॉर्टकट के अंदर लिखा आता है। और NDC का काम मैंने आपको ये बताया था कि जो पंचवर्षीय योजनाएं होती है, पंचवर्षीय योजनाओं को लागू कौन करता है आपकी? वो NDC करती है, राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर इसके सदस्य पूछे गए हैं, और सदस्य इसके अंदर होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। सभी राज्य के जो मुख्यमंत्री है इसके सदस्य होते हैं। सभी राज्य के मुख्यमंत्री के अलावा इसके अंदर जो सदस्य होते हैं आपके मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं। जो आपका मंत्री परिषद कौन सा बच्चों? मंत्री परिषद आपका सेंटर का, मतलब जो भारत का जो मंत्री परिषद है, तो मंत्री परिषद के सदस्य भी इसके अंदर होते हैं। सभी राज्य के मुख्यमंत्री भी होते हैं। और जो योजना आयोग के सदस्य हैं, तो फिलहाल अभी हमारे पास में 2021 के अंदर योजना आयोग तो कैंसिल कर दिया, बट योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया हमने। तो नीति आयोग के जो सदस्य होते हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं। तो उन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड ही सूट करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो फर्स्ट के अंदर मंत्रिमंडल का जिक्र, मंत्रिमंडल नहीं मंत्रिपरिषद होगा। ठीक है, यहाँ पे मंत्रिमंडल नहीं मंत्रिपरिषद की होनी चाहिए। और ऑप्शन फोर्थ के अंदर आपका संसदीय प्राक्कलन समिति का जिक्र है, संसदीय प्राक्कलन समिति के सदस्य नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा आपका सेकंड बनेगा। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है कि निम्न में से एक कार्यपालिका का अंग है। हमें अब ये बताना कार्यपालिका का अंग कौन सा है। देखो बच्चों, पहली बात तो कार्यपालिका का मतलब क्या होता है वो आपको क्लियर हो। कार्यपालिका का मतलब ये होता है जो कार्य का पालन करवाए। भाई कार्य कौन करेगा? भाई संसद ने जो बिल बनाया है, ठीक है, कोई भी हमने कानून बनाया है, बिल से जो कानून बना है, तो कानून बनाने का कार्य किसका होता है? संसद का होता है। जो कानून बनाया है संसद ने, उस कानून को भारत के अंदर अच्छे तरीके से लागू करने का जो काम होता है वो किसका होता है? कार्यपालिका काम होता है। ठीक है, कार्यपालिका उसको बोलते हैं। और भारत के अंदर जो कार्यपालिका होती है बच्चों, ये प्रधानमंत्री और जितने भी मंत्री हैं या जितने भी हमारे पास में सरकारी अधिकारी है, उच्च जितने भी सरकारी अधिकारी है, जैसे हमारे पास में SDM हो गया या DM हो गया। ठीक है, तो जितने भी ये इस प्रकार के पद होते हैं, तो ये सारे भी सभी के सभी कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं। ये इनका काम ये होता है कि अपने अपने एरिया के अंदर जो कानून बना है उस कानून को लागू करवाना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सूट करेगा, आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका आंसर आएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ है बच्चों, उप निरीक्षक पुलिस। आपका जो उप निरीक्षक पुलिस होता है उसका उद्देश्य बनता है, उसका कर्तव्य है कि जो भी कानून बना है उस कानून को भारत के अंदर अच्छे तरीके से लागू किया जाए। ठीक है, तो ये आपका कार्यपालिका क्या हो जाएगा? एक अंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका आंसर होगा। उसके बाद में
क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पूछ रखा है कि वित्त आयोग क्या है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखे हैं। वित्त आयोग क्या है, यहाँ पे पूछ रखा है कि एक स्थानीय निकाय है, आपका वार्षिक निकाय है, त्रिवर्षीय निकाय है या पंचवर्षीय निकाय है। देखो बच्चों, हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसके अंदर मैंने बताया कि सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष से ही बना रखे पंचवर्षीय निकाय। ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आता है कई बार ऐसे, भाई पंचवर्षीय है, वार्षिक निकाय है। देखो वही चीज़ है, 5 वर्ष से बना रखा हमने पंचवर्षीय, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, उसका 4 हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 है किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा आपका 20 जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके पूछे जाते हैं किसी एक दिन के अंदर। अब ये होते क्या है बच्चों, ये आपके तारांकित प्रश्न होते हैं क्या, ये आपको पता होना चाहिए। देखो जो हमारी जो संसद होती है ना, वो संसद जो शुरू होती है उसका शुरू होने का टाइम है 11 बजे। तो 11 बजे से लेकर और संसद जो चलती है वो आपकी चलती है 6 बजे तक। ये संसद की कार्रवाई यहाँ तक होती है 11 से लेकर 6 बजे तक। और जो इसका जो पहला घंटा होता है, पहला घंटा कौन सा, मतलब 11 से लेकर जो आपका 12 बजे का जो समय 11 से 12, इस 1 घंटे के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। इसको प्रश्न काल हम बोलते हैं, ठीक है। प्रश्न काल का समय कौन सा, 11 से 12। और इस प्रश्न काल के अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसके अंदर तारांकित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो तारांकित प्रश्न का मतलब क्या होता है, तारांकित प्रश्न मतलब जो आपके स्टार वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर स्टार होता है उसको स्टार से क्या बोला गया है, तारांकित प्रश्न बोला गया है। और ये जो तारांकित प्रश्न होते हैं बच्चों, ये आपके ओरल होते हैं, मौखिक रूप में पूछे जाते हैं प्रश्न। ऐसे प्रश्नों को तारांकित प्रश्न कहा जाता है। और इसका सिंबल क्या होता है, इन प्रश्नों के ऊपर स्टार मिलेगा आपको, ठीक है, इसलिए वहाँ से तारांकित प्रश्न इसको बोला जाता है। और ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन आपके एक दिन के अंदर 20 क्वेश्चन अधिकतम पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये क्वेश्चन। उसके बाद में एक क्वेश्चन ये भी है, अगर कोई भी सदस्य अगर क्वेश्चन पुट करता है तो एक सदस्य मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पुट कर सकता है बच्चों, ठीक है। एक सदस्य मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पुट कर सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे पुट होते हैं भाई, कोई भी संसद का सदस्य, लोकसभा या हमारे पास में राज्यसभा, ज़्यादातर ये चीज़ें लोकसभा के अंदर होती है भाई। लोकसभा का सदस्य क्या करेगा, आपके किसी भी मंत्री से, भाई वित्त मंत्री है या हमारे पास में विदेश मंत्री है, उससे क्वेश्चन पुट करता है। ये सरकार से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, ठीक है। और उसे हम क्या बोलते हैं, तारांकित प्रश्न कहते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 20। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 है भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पे पूछ रखा है कि ऐसा कौन सा सदन है। देखो 2 सदन होते हैं, आपको पता है संसद के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर से ये बताना कि आपका जनता द्वारा निर्वाचित कौन सा है। तो जनता यहाँ पे होती है लोकसभा। आंसर क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, लोकसभा। क्योंकि लोकसभा के अंदर आपको पता है, लोकसभा के अंदर टोटल हमारे पास में 545 सीटें हैं। और इन 545 के अंदर से जो 2 सीटें होती है वो तो कौन करता है, राष्ट्रपति अपनी इच्छा से बनाता है। उसके अलावा जो 543 सीट रहती है बच्चों, इन 543 के ऊपर इलेक्शन होते हैं और इनके वोट कौन डालने जाता है, आम जनता जाती है, हम जाते हैं वोट डालने, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 लोकसभा हो जाएगा। राज्यसभा इसका आंसर क्यों नहीं आएगा बच्चों, राज्यसभा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि राज्यसभा के जब इलेक्शन होते हैं, राज्यसभा के अंदर हमारे पास में 233 सीटों के इलेक्शन होते हैं। 233 सीट आपकी निर्वाचित सीट होती है। और इन सीटों के ऊपर जो इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पे वोट हम नहीं डालते, वहाँ पे वोट कौन डालता है, पूरे भारत के एमएलए जाते हैं, ठीक है। एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हिंदी में के अंदर हम बोलेंगे इसको विधायक, ठीक है। तो विधायक जाते हैं वोट डालने राज्यसभा के, तो आम जनता वोट नहीं डालती। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए ना होकर क्या होगा आपका बी ऑप्शन होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, यहाँ पे पूछ रखा है कि जो भारतीय संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र का मतलब क्या होता है बच्चों, केंद्र शासित प्रदेश ही बोल रही है। संघ राज्य क्षेत्र बोल दो या केंद्र शासित प्रदेश बोल दो, बात एक ही है, जिसको इंग्लिश में हम ये बोलते हैं यूनियन टेरिटरी, ठीक है। यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। तो यूनियन टेरिटरी भारत के अंदर बच्चों अभी 9 हो गई है, पहले 7 थी। जब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा दिया तो वहाँ जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। तो अब टोटल हमारे पास में कितने हो गए हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। देखो यहाँ पे ये पूछ रखा है, यहाँ पे जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है, ठीक है। तो देखो इसका आंसर आएगा यहाँ पे उपराज्यपाल,
यहाँ पे इसका आंसर आएगा उपराज्यपाल। भाई जैसे हमारे पास में राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी राज्यपाल होता है, इसी प्रकार राज्य क्षेत्र जो यूटी है उसका सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? उपराज्यपाल होते हैं। और उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। किसी केंद्र शासित प्रदेश के अंदर उपराज्यपाल नहीं भी है, और जहाँ पे उपराज्यपाल नहीं है वहाँ पे होता है प्रशासक बच्चों, ठीक है। वहाँ पे कौन हो गए? प्रशासक। तो प्रशासक जो होते हैं वो आपके यूटी के अंदर ही होते हैं, मतलब चीज़ वही है बच्चों। वहाँ पे किसी यूटी के अंदर उपराज्यपाल ना बोलकर उसको प्रशासक बोल दिया जाता है, चीज़ अलग नहीं होती, लगभग सी सेम चीज़ होती है। तो ये आपके यूटी का कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे यूटी के जो ऑप्शन आपके गिवन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रशासक तो लिख नहीं रखा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका? उपराज्यपाल क्या होगा? इसका आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर पूछ रखा है राज्यसभा के अंदर मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है? देखो बच्चों यहाँ पे मनोनीत पूछ रखा है, एक तो होता है निर्वाचित, एक होता है मनोनीत। निर्वाचित का मतलब क्या होता है? जिसके निर्वाचन हो, मतलब जिसके इलेक्शन हो। और राज्यसभा के अंदर मैंने आपको बताया, राज्यसभा के अंदर हमारे पास में सीटें कितनी होती है? 245। और इन 245 सीटों के अंदर से 233 सीट के तो क्या होते हैं बच्चों? इलेक्शन होते हैं, ठीक है। 233 सीट के तो क्या होते हैं? इलेक्शन होते हैं। प्लस में उसके बाद में जो 12 सीटें रहती है, इन 12 सीटें के इलेक्शन नहीं होते। इन 12 सीटों को राष्ट्रपति अपनी मर्जी से फिल करता है। और इसके लिए योग्यता क्या होती है? इसके लिए योग्यता ये होती है कि वो भारत के अंदर किसी भी फील्ड के अंदर, कला हो चाहे विज्ञान हो, ठीक है, किसी भी फील्ड के अंदर फेमस हो, ठीक है, तो उसको राष्ट्रपति क्या करता है? राज्यसभा के अंदर इन 12 सीटों के अंदर मनोनीत करता है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास में इससे पहले सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के अंदर सदस्य रह चुके हैं। इन 12 के अंदर उसका नंबर आया था, राष्ट्रपति ने मनोनीत किया। तो उसको क्यों मनोनीत किया? क्योंकि सचिन तेंदुलकर आपके क्रिकेट के अंदर सर्वोच्च थे, ठीक है, क्रिकेट के अंदर सर्वोच्च थे, इसलिए वो क्रिकेट का मतलब क्या हो गया आपका? खेल के अंदर। भाई खेल के अंदर बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन था उसका, तो उसकी ये योग्यता के आधार पर राष्ट्रपति ने उसको मनोनीत कर दिया राज्यसभा के अंदर। तो ये राज्यसभा के अंदर मनोनीत होते हैं बच्चों कि जो किसी भी फील्ड के अंदर होते हैं, लोकसभा के अंदर नहीं होते, राज्यसभा के अंदर होते हैं। लोकसभा के अंदर 2 सीटें होती है, और वो 2 सीटें एंग्लो इंडियंस की होती है, ठीक है, इस बेस पे नहीं होती। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों आपका, यहाँ पे 12 आंसर आएगा, इसका बी ऑप्शन आएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 ये कि भारत के महान्यायवादी को सर्वनाधिकार है। सर्वनाधिकार का मतलब क्या होता है बच्चों? ये मतलब बोलने का अधिकार बोल दो आप इसको, ठीक है। भारत का महान्यायवादी मैं आपको बता चुका हूँ, भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 76 के अंदर इसका उल्लेख है, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। ये आपका भारत सरकार का वकील होता है, सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है ये संसद के सत्र के अंदर, किसी भी सत्र के अंदर जाके बैठ सकता है, संसद के सदस्य के अंदर, वहाँ पे संसद के सदन के अंदर हिस्सा ले सकता है ये, बट उसका सदस्य नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने आंसर देना है कि यहाँ पे महान्यायवादी को कहाँ पे सर्वनाधिकार का अधिकार है। तो यहाँ पे सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय, या फिर आपका उच्चतम न्यायालय, या भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र के अंदर। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा बच्चों 4th ऑप्शन आएगा कि भारत के अंदर चाहे कोई भी न्यायालय हो, चाहे आपकी सेशन कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, ठीक है, तो कोई भी आपके न्यायालय हो, कोई भी अदालत हो, तो उस अदालत के अंदर महान्यायवादी को सुनवाई करने का अधिकार होता है। वो एज ए जज के रूप में कार्य कर सकते हैं, ये उसके पास में पावर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा बच्चों? 4th आंसर बनेगा। फर्स्ट क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि फर्स्ट के अंदर सिर्फ सेशन कोर्ट का जिक्र है, सेकंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट का जिक्र है, थर्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है, बट इन तीनों के अंदर इसको अधिकार होता है। तो इसलिए 4th ऑप्शन बनेगा। और यहाँ पे लिख रखा है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी कानूनी अदालत, किसी का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर ये पहले वाले 3 सभी के सभी आ गए, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों यहाँ पे लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष के लिए बढ़ाया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों कि लोकसभा का जो कार्यकाल है कितनी बार 6 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। तो प्रश्न का आंसर आएगा बच्चों यहाँ पे एक बार बढ़ाया गया था। और ये कब बढ़ाया गया था? भारतीय संविधान का जो 42वां संशोधन हुआ था बच्चों। और 42वां संशोधन कब हुआ था मैं आपको बता चुका हूँ, 1976 के अंदर। 1976 के अंदर 42वां संशोधन हुआ था। और इस संशोधन के अंदर क्या किया गया था? लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। तो 6 वर्ष यहाँ पे 42वें संशोधन के अंदर बढ़ाया था। ये आपने डायरेक्टली याद करना है कि संशोधन कौन सा था? 42वां संशोधन था, 1976 के अंदर हुआ था। तो जैसे 42वें संशोधन के अंदर 6 वर्ष का कार्यकाल किया,
उसके बाद में आपका 44वां संशोधन, ठीक है, संशोधन कौन सा, 44वां संशोधन। और 44वां संशोधन आपका हुआ कब था, 1978 के अंदर हुआ था बच्चों, 1978 के अंदर। 1978 के अंदर वापिस ये कार्यकाल क्या कर दिया था, फिर 6 से वापिस 5 कर दिया था। और तब से ही भारत के अंदर लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का ही होता है बच्चों, ठीक है, 5 वर्ष का कार्यकाल ही चल रहा है। लोकसभा के अंदर जितने भी MP है, जैसे प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, सभी बच्चों को पता है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा सिर्फ और सिर्फ एक बार। तो यहाँ पे देखो बच्चों, आप देख भी सकते हो कि बढ़ाया कब, 1976, ठीक है, और आपका फिर वापस कब कर दिया, 1978 के अंदर। तो 76 से लेकर 78, ठीक है, कार्यकाल 2 तो बन ही नहीं सकते, एक ही कार्यकाल बनेगा, और वो भी ऑफ, पूरा कार्यकाल भी नहीं बना, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11, और 11 क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है, संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता कब कब गवा देता है, यदि वह सत्रों में निरंतर कितने दिनों तक आपका अनुपस्थित रहे। तो क्वेश्चन का आंसर आएगा बच्चों 60 दिन। अगर कोई भी संसद का सदस्य 60 दिनों से लगातार संसद के अंदर नहीं आ रहा, तो वो संसद का सदस्य फिर नहीं रहेगा, वो उसको क्या कर देगी, उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा पावर करने का अधिकार होता है, और अधिकार किसको होगा, लोकसभा के अंदर लोकसभा स्पीकर को अधिकार होता है बच्चों ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऐसा हुआ है आज तक कि ऐसा कोई सदस्य जो लगातार 60 दिन तक ना आया हो और उसकी सदस्यता खत्म होगी हो, तो बिल्कुल केस है हमारे पास में। राज्यसभा के अंदर आपका स्वामी सुब्रमण्यम थे, स्वामी सुब्रमण्यम को जो वो आपके 60 दिनों तक लगातार नहीं आए थे, और जैसे वो आपका 60 दिन तक लगातार नहीं आए तो उसकी सदस्यता खत्म कर दी गई थी, ठीक है। तो आपने याद रखना कुल मिला के टाइम कितना हमारे पास में, 60 डेज। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर पूछ रखा है भारतीय संसद का अर्थ क्या है, मतलब संसद की डेफिनेशन पूछ रखी है बच्चों यहाँ पे कुल मिला के। और संसद का मतलब क्या होता है, संसद का मतलब ये होता है जिसके अंदर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, उससे हमारी संसद बनती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। इसके अंदर राष्ट्रपति भी है, राज्यसभा भी है और लोकसभा भी है, और इन तीनों चीज़ों को मिलाकर क्या बनती है, भारत की संसद बनती है। तो संसद की डेफिनेशन ये होती है, आपने याद रखनी है। और संसद का जिक्र भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 79 के अंदर है। 79 के अकॉर्डिंग भारत के अंदर क्या है कि संसद की स्थापना है, ठीक है, ये आपने याद करना था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य सदन से सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। हमें बताना है कि राज्यसभा के अंदर हर 2 वर्ष के अंदर कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर आएगा बच्चों 1/3, ठीक है, कुल सदस्यों का 1/3, ठीक है। और कुल सदस्य कितने होते हैं, 245 मैंने आपको बताए हैं। तो 245 टोटल सदस्य होते हैं। तो 245 के अंदर से इसका 1/3 भाग, तो 1/3 भाग हर 2 साल के अंदर पूरे हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका 2 वर्ष का कार्यकाल है, कार्यकाल तो उनका 6 वर्ष का ही होगा। राज्यसभा के अंदर जो पैटर्न होता है यहाँ पे सदस्यों को आने का, वो हर 2 वर्ष के अंदर होता है। 2 वर्ष के अंदर 1 तिहाई का इलेक्शन होगा, फिर आपका 2 वर्ष के अंदर फिर 1 तिहाई का इलेक्शन होगा, फिर 2 वर्ष के अंदर आपका 1 तिहाई का इलेक्शन होगा, ठीक है। और इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का। और आपका राज्यसभा के अंदर प्रत्येक सदस्य, जितने भी सदस्य हैं, उन सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा वर्षों, आपका 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, 6 वर्ष का कार्यकाल होगा, ठीक है। बट 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लेते हैं, ये उसका पैटर्न ही ऐसा बना रखा है राज्यसभा के अंदर। और 2 वर्ष के अंदर दोबारा फिर इलेक्शन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 1/3। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है, लोकसभा में अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है। लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। और लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर पद होता है, और लोकसभा जो अध्यक्ष स्पीकर जो पद होता है वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा बच्चों। और ऑप्शन बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आसान सा तरीका याद करने का, जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा, और जो उपाध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसे देगा, अध्यक्ष को देगा। ये आपस में एक दूसरे को देते हैं, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आप याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो जाए तो राष्ट्रपति की जगह कौन काम करेगा, ठीक है। हमें ये बताना, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो जाए तो पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करेगा। ये राष्ट्रपति की जगह पूछ रहा है बच्चों। भाई राष्ट्रपति नहीं है, बाई चांस में भी उसकी डेथ हो गई है, मान लेते हैं,
अगर राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है तो उपराष्ट्रपति आते हैं, बट क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रखा है कि उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो फिर राष्ट्रपति की जगह कौन आएगा? तो फिर आएगा आंसर बच्चों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं दे रखे, आपने बिना ऑप्शन बताना था ये क्वेश्चन। तो आंसर आएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। बात एक ही है, भारत का बोल दो या सुप्रीम कोर्ट का बोल दो, एक ही चीज़ होती है। तो चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया होते हैं वो फिर राष्ट्रपति के पद के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए बच्चों कि राष्ट्रपति का पद खाली है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है, मे भी किसी भी कारणवश से, तो फिर कौन काम करेगा राष्ट्रपति की जगह? तो फिर आंसर आएगा बच्चों सुप्रीम कोर्ट के। आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर 31 जज होते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 31 जज होते हैं, 31 के अंदर तो एक तो हो गया आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके अलावा 30 बच गए। जब ये आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो इन 30 के अंदर से फिर कोई भी एक जो सीनियर है, सीनियर जज, वो क्या करेगा? फिर राष्ट्रपति की जगह कार्य करेगा। ये संविधान के अंदर प्रोविजन होता है, ठीक है। और ऐसा कभी नहीं होगा कि 30 के 30 भी ना हो, ठीक है। ये बहुत आगे तक चला जाता है, बट यहाँ तक आज तक कभी पहुँचा ही नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर पूछ रखा है भारत का प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री ऑप्शन के अकॉर्डिंग लोकसभा द्वारा निर्वाचित होता है? नहीं, लोकसभा द्वारा निर्वाचित नहीं होता। लोकसभा के वोट तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोगों द्वारा डाले जाते हैं। आम जनता लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन करती है। ये ऑप्शन नहीं बनेगा, ऑप्शन सेकंड भी नहीं बनेगा, और ऑप्शन बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका तीसरा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखो जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री को पहले एमपी का पद लेना होता है, चाहे वो लोकसभा के अंदर हो या फिर आपका राज्यसभा के अंदर हो, एक एमपी होना चाहिए, ठीक है। और जब भी लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के अंदर जो भी पार्टी जीतती है, बहुमत जिसके पास में भी आता है, उसी पार्टी के अंदर से एक प्रधानमंत्री बनता है। और वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है, और उस पार्टी की सलाह से, ठीक है, पार्टी की सलाह से राष्ट्रपति ही करेगा। आंसर आएगा यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 16 का तीसरा ऑप्शन बनेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? देखो बच्चों, मैं आपको ये बता चुका हूँ पार्ट नंबर 2 के अंदर कि लोक लेखा समिति होती है क्या? पब्लिक अकाउंट कमेटी बोलते हैं इसको, लोक लेखा समिति। और लोक लेखा समिति का मतलब ये मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे पास में जो खर्चे लगते हैं, सरकार जो भी खर्चा करती है, वो खर्चा सही जगह पे कर रही है नहीं कर रही, उसकी जांच करती है। और उसकी जांच कौन करती है? लोक लेखा समिति करती है। और इसके अंदर सदस्य कितने होते हैं? 22 सदस्य इसके अंदर होते हैं बच्चों। 15 सदस्य लोकसभा से आते हैं और 7 सदस्य कहाँ से? आपके राज्यसभा के अंदर से आते हैं, ठीक है। 22 सदस्य होते हैं इसके अंदर। और इसका जो अध्यक्ष होते हैं, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति पूछ रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? आंसर आएगा लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष इसकी नियुक्ति करेगा, इसके अध्यक्ष की। तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा आपका तीसरा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर पूछ रखा है कि भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किसके अंदर निहित होती है? तो अवशिष्ट शक्तियाँ होते क्या बच्चों? पहले तो आपको वो क्लियर होना चाहिए। अवशिष्ट शक्तियों का जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 248 के अंदर है। और अवशिष्ट शक्तियाँ होती है हमारे पास में कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूची होती है। और इन सूची के अंदर जितने भी विषय हैं और उनके अलावा अगर कोई नया विषय आता है तो उन नए विषय को पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? संसद को होगा। इसे हम बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ, ठीक है। तो अवशिष्ट शक्तियाँ की पूछ रखा था किसके पास निहित होती है? प्रश्न का आंसर क्या आएगा? संसद आएगा बच्चों, ठीक है। रेजिडरी पावर इसको हम इंग्लिश के अंदर बोल लेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर पूछा हुआ है कि केंद्र सरकार में मंत्रियों की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति लोग आपके जिम्मेदार होती है? प्रश्न का आंसर आएगा बच्चों लोकसभा के प्रति। देखो यहाँ पे मंत्रिपरिषद मतलब जो भी मंत्री बनते हैं, जैसे हमारे पास में प्रधानमंत्री है या कोई भी कैबिनेट मंत्री है, वित्त मंत्री है आपका, ठीक है, या विदेश मंत्री है, जितने भी मंत्री होते हैं, जो भी सरकार बनती है, सरकार लोकसभा के अंदर बनती है, आप सभी को पता है। और लोकसभा के अंदर सरकार बनती है तो इसलिए सरकार लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होगी, ठीक है। और जो मंत्री परिषद, जो मंत्री बनेंगे वो भी लोकसभा के जो सरकार बनती है उस सरकार के अंदर से ही मंत्री बनाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों? यहाँ पे लोकसभा के प्रति, ठीक है, लोकसभा के प्रति क्या होगी? उत्तरदायी होगी, इसके प्रति क्या होगी? जिम्मेदार होगी, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। पहली महिला अध्यक्ष बताना, मैं लोकसभा की
प्रथम महिला अध्यक्ष। प्रश्न का आंसर होगा बच्चों मीरा कुमार। तो मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। आपने डायरेक्टली याद करना है, इसको याद कर लेना, मीरा कुमार। उसके बाद में कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपये कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रश्न का आंसर आएगा बच्चों सांकेतिक कटौती। ठीक है, उसका नाम है सांकेतिक कटौती की ये डेफिनेशन होती है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर पूछा हुआ है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव है। यहाँ पे ये चुनाव नहीं है बच्चों, ये इकट्ठा है यहाँ पे। ठीक है, ये इकट्ठा है यहाँ पे, का चुनाव है यहाँ पे। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? मैं आपको बता चुका हूँ, राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो पूरे भारत के एमएलए जाते हैं। ठीक है, और एमएलए किसके? विधानसभा के जाएंगे, विधान परिषद के जाएंगे, तो आंसर आएगा विधानसभा। ठीक है, विधान परिषद भारत के अंदर सभी राज्यों के अंदर नहीं है, कुछ राज्यों के अंदर है, तो इसके सदस्य तो नहीं जाएंगे। ठीक है, बट किसके जाएंगे? विधानसभा के जाएंगे। विधानसभा के सदस्य जाते हैं आपके राज्यसभा के सदस्य को चुनने, इनका इलेक्शन करने। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर निम्न में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो क्वेश्चन का आंसर आएगा बच्चों न्यायपालिका। मैं कैसे, मैं आपको बता चुका हूँ आर्टिकल नंबर 32 के अंदर जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वह संवैधानिक आपका उपचारों के अधिकार के अकॉर्डिंग जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, दोनों को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ही रिट जारी करने का अधिकार होता है। 5 तरह की रिट जारी करती है और इन 5 रिट से क्या होती है? हम अपने अधिकारों को क्या करेंगे? सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? न्यायपालिका आएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 24 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये भी। और क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर है उच्च जो न्यायालय है आपका, सॉरी उच्च नहीं, ये उच्चतम है। उच्चतम का मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उच्चतम मतलब जो आपके बिल्कुल सुप्रीम है। तो सुप्रीम जो न्यायालय, सुप्रीम जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? तो यहाँ पे 2 केस आपके, वैसे तो देखो बच्चों ये आपके चारों केस इंपॉर्टेंट है। पहला केस भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा केस भी इंपॉर्टेंट है, तीसरा केस भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट इसके अंदर से जो पहले 2 केस है ना, ये दोनों केस वेरी इंपॉर्टेंट केस है। ये फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए केस है, केशवानंद भारती और आपका गोलकनाथ मामला। ठीक है, ये आपके मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे केस क्या था बच्चों? पहले इसका मतलब बता देता हूँ मैं, है क्या। गोलकनाथ का मामला ये था कि हमारे मौलिक अधिकारों के अंदर हम संशोधन नहीं कर सकते, उन्होंने ये बोला था। ये है गोलकनाथ का मामला। सिंपल बता रहा हूँ मैं आपको, सिंपल ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। कि गोलकनाथ का मामला ये था कि आपका मौलिक अधिकारों के अंदर हम संशोधन नहीं कर सकते, ये गोलकनाथ का मामला था। और केशवानंद भारती का मामला क्या था? इसका अपोजिट था। और इन्होंने केशवानंद जो भारती जो है, ये इन्होंने केशवानंद भारती व्यक्ति है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या अपील करी कि हम मौलिक अधिकारों के अंदर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, फिर गोलकनाथ का जो मामला था उसको कैंसिल कर दिया और केशवानंद भारती की बात मानी और उसने, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन सुनाया फिर कि हम मौलिक अधिकारों के अंदर संशोधन बिल्कुल कर सकते हैं, बट भारत के संविधान की आधारभूत संरचना के अंदर चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये था आपका केशवानंद भारती मामला। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर बनेगा ना 24 क्वेश्चन का आंसर, वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है केशवानंद भारती केस, आपने याद रखना है। ये गोलकनाथ का बिल्कुल रिवर्स है, बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन आपका 25 और 25 क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है भाई किसी भी न्यायाधीश, कोई भी जज को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अंदर ट्रांसफ़र करना हो, स्थानांतरित करना हो, उसका अधिकार किसके पास में होता है? तो प्रश्न का आंसर आएगा भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है बच्चों, वो किसी भी जज को, किसी भी न्यायाधीश को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास में ये पावर होती है। और आपको ये भी पता है कि जज जो होता है, जज की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, तो इसलिए उसका ट्रांसफ़र भी कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 और 26 के अंदर पूछ रखा है निम्न में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार है? तो यहाँ पे प्रश्न का आंसर आएगा बच्चों बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, देखो बच्चों ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण, ये चारों के चारों एक रिट है। ठीक है, ये चारों की चारों क्या है? एक रिट है। तो वैसे रिट हमारे पास में कितनी होती है? रिट हमारे पास में टोटल कितनी होती है? 5 होती है। यहाँ पे ऑप्शन के अंदर 4 दे रखी है। और इन चारों रिट के अंदर से ये पूछ रहा है ये कि निजी स्वतंत्रता का जो मतलब है ये
किसके अंदर बनता है? ये बनता होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंदर, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है बच्चों, कैसे बनता है इसके अंदर? इसका मतलब ये है, जो ये रिट है ना बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जब जारी करती है, जब किसी भी व्यक्ति को, जब किसी निर्दोष व्यक्ति को अगर जेल के अंदर डाल दिया जाए, ठीक है। अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को जेल के अंदर डाल दिया तो वो उसका फिर स्वतंत्रता का अधिकार खत्म हो गया, ठीक है। तो उस स्वतंत्रता का अधिकार को वापस लेके आने के लिए आपकी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर से रिट जारी होती है, और उस रिट का मतलब क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण। भाई जो व्यक्ति आपने पकड़ रखा है वो एक निर्दोष व्यक्ति है, आप उसको स्वतंत्र कर दो, और वो स्वतंत्र करवाने के लिए क्या होता है? फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी होती है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करेगी? उस कैंडिडेट का फैसला बिल्कुल जल्दी सुनाएगी। अगर वो वाकई में बेकसूर है तो उसको फिर स्वतंत्र कर दिया जाएगा। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बच्चों? बी आएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27, और 27 है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ से जारी की जाती है? अभी बताया बच्चों मैंने यहाँ पे कि जो रिट जारी होती है ना, वो सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है और हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। हाई कोर्ट का यहाँ पे ऑप्शन लिख नहीं रखा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का लिख रखा है उच्चतम न्यायालय, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा क्या बच्चों? यहाँ पे तीसरा। उच्चतम न्यायालय बोल दो, सुप्रीम कोर्ट बोल दो, बात एक ही होती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28, और 28 के अंदर पूछ रखा है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? देखो बच्चों, यहाँ पे जो जज होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, उसको नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास में होता है, ठीक है। राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करते हैं। हटा कैसे सकते हैं? हटा कैसे सकेंगे? न्यायाधीश को हटाने का अधिकार है आपका महाभियोग द्वारा, ठीक है। महाभियोग, जैसे राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगता है, इसी प्रकार आपका न्यायाधीश के ऊपर भी महाभियोग लगता है। जब लोकसभा और राज्यसभा महाभियोग का बिल पास कर दे, उसके बाद में राष्ट्रपति के साइन भी होते हैं, और जैसे ही राष्ट्रपति साइन कर देगा तो वो जज क्या हो जाएगा? फिर अपने पद से हट जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपका ए होगा, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। उसके बाद में न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है? तो न्यायपालिका का मुख्य कार्य कानून बनाना? नहीं, ये नहीं होगा। कानून तो संसद बनाती है। कानून का निष्पादन करना? ये भी नहीं होगा। कानून का न्याय निर्णय करना? हाँ जी, ये ऑप्शन बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आएगा इसका। वे कानून का न्याय निर्णय करना, न्याय निर्णय करना इसका आंसर बनेगा। 4th बनेगा कानून का लागू करना? नहीं, कानून को लागू करने का काम न्यायपालिका का नहीं होता, वो काम होता है आपका कार्यपालिका का, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? उसका मतलब क्या होगा? आपका हाई कोर्ट, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का क्या बोलेंगे हम? उच्चतम। तो यहाँ पे उच्च है, हाई कोर्ट है, और ये पूछ रहा है कि हाई कोर्ट जो है इन ऑप्शन के अंदर से किसकी कंबाइन हाई कोर्ट है, ठीक है, एक ही हाई कोर्ट है। तो ऑप्शन गिवन जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आंसर बनेगा बच्चों आपका सी ऑप्शन, महाराष्ट्र और गोवा। महाराष्ट्र की जो हाई कोर्ट है वही गोवा की हाई कोर्ट है, दोनों की एक ही हाई कोर्ट है, इसीलिए बोल रखा है साझा उच्च न्यायालय। महाराष्ट्र और गोवा की दोनों की हाई कोर्ट मुंबई के अंदर है बच्चों, मुंबई के अंदर ही दोनों की हाई कोर्ट है, इसलिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पे तीसरा आपका। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, और 31 के अंदर पूछ रखा है, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण जो समादेश है, समादेश का मतलब रिट होता है, ठीक है। जो रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये कौन जारी करता है? ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। मैंने बताया अभी पीछे जो हमने क्वेश्चन एक्सप्लेन करे थे उसके अंदर ये चीज़ मैंने बता दी कि उच्च न्यायालय भी करता है और उच्चतम न्यायालय भी करता है। तो आंसर यहाँ पे दोनों आएंगे। इसे लास्ट क्वेश्चन मैंने किया था उसके अंदर यहाँ पे सिर्फ उच्चतम था, वहाँ पे उच्च नहीं दे रखा था, यहाँ पे उच्च और उच्चतम दोनों है, तो दोनों है तो फिर दोनों ऑप्शन बनेगा बच्चों आपका, ठीक है। ये आएगा तीसरा ऑप्शन। उसके बाद में उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि सत्र न्यायालय मतलब सेशन कोर्ट आपकी, तो सेशन कोर्ट ने अगर दंडित किया हो तो उच्च न्यायालय आपको उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में अपील कब की जा सकती है? तो क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपको बच्चों 4। अगर उच्च न्यायालय अगर आपके सेशन कोर्ट ने बच्चों, ठीक है, मतलब आपकी सत्र न्यायालय, ठीक है, जो सत्र न्यायालय आपके एक जिले के अंदर होती है, आपका डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट आप जिसको बोलते हो, तो सत्र न्यायालय के अंदर सबसे पहले आपका केस चलता है, ठीक है, शुरुआत वहीं से होती है। अगर सेशन कोर्ट सत्र न्यायालय ने अगर आपको 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक की सज़ा सुनाई है, तभी आप सत्र न्यायालय के अगेंस्ट आप उच्च न्यायालय के अंदर हाई कोर्ट के अंदर आप अपील कर सकते हो, नहीं तो आप अपील नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा आपका? 4 ऑप्शन बनेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33,
और क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त किया है कौन कौन सी आपकी शक्तियाँ हैं बच्चों। ये शक्तियाँ दे रखी है और शक्तियाँ इसके अंदर फोर्थ ऑप्शन बनेगा। भारत के उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकार भी प्राप्त है, अपीलीय भी है और परामर्शदात्री भी है। एक और आता है बच्चों अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय, ये एक अभिलेख भी प्राप्त है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बनेगा इसका राइट आंसर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34, हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी कौन होता है, अंतिम पूछ रखा है। तो प्रश्न का आंसर आएगा बच्चों यहाँ पे उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट होती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को अंतिम प्राधिकारी का दर्जा प्राप्त होता है। यहाँ पे ऑप्शन बनेगा आपका 4। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर कब तक रह सकते हैं। तो आंसर आएगा बच्चों यहाँ पे 62 वर्ष, ठीक है। उच्च न्यायालय मतलब आपका हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के 62 वर्ष तक होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के 65 वर्ष तक होते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा है, ये हाई कोर्ट की बात कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बनेगा बी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 36 यहाँ पे पूछ रहे हैं निम्न में से कौन सी मदे समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, ठीक है। समवर्ती सूची, देखो बच्चों ये होती है क्या सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची एक ऐसी लिस्ट है, एक ऐसी सूची है जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को भी होता है और आपका केंद्र सरकार को भी होता है, ठीक है। केंद्र सरकार को भी होता है और राज्य सरकार को भी होता है, दोनों के दोनों कानून बना सकते हैं। और इस समवर्ती सूची जो लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर समवर्ती सूची के अंदर आज 52 विषय हैं, ठीक है। 47 नहीं है, 47 पहले हुआ करते थे, अब 47 नहीं रहे, अब 47 से ज़्यादा हो गए हैं। तो 47 ना होकर अब कितने हो गए बच्चों, 52 हो गए हैं। 52 विषय आते हैं इस समवर्ती सूची के अंदर और इन 52 के 52 विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को और केंद्र सरकार दोनों को है। तो इन 52 के अंदर से यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, इन 52 के अंदर से ऑप्शन आता है हमारे पास में मजदूर संघ, ठीक है, मजदूर संघ। तो मजदूर संघ के ऊपर अगर कोई भी कानून बनाना हो तो राज्य सरकार भी बनाएगी और केंद्र सरकार भी बनाएगी, दोनों बनाएगी। अगर दोनों के दोनों इकट्ठे आ जाए तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 36 आपका 7 और 37 के अंदर पूछ रखा है कि किस अवधि के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारी का वेतन कम किया जा सकता है। केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी है उसका वेतन कब कम हो सकता है। तो आंसर बनेगा बच्चों यहाँ पे फाइनेंस इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपात क्या होता है, ये राष्ट्रपति लगाता है और भारत के अंदर आज तक कभी नहीं लगी, अभी तक 0 बार लगी है बच्चों, नहीं लगी कभी भी 0 बार, ठीक है। तो 0 बार अभी तक ये है, नहीं लगी। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कितनी बार लगी है, तो आंसर आएगा 0 बार, ठीक है। तो वित्तीय आपात क्या होता है, जब हमारा भारत के अंदर आर्थिक मंदी आ जाए, ठीक है, पैसे की कमी होगी है भारत के अंदर, तो फिर भारत की फिर राष्ट्रपति क्या करेगा, फाइनेंस इमरजेंसी घोषणा करता है। आर्टिकल नंबर आपका यहाँ पे 352, 56 और 60 तीन इमरजेंसी है लगातार और तीनों के अंदर से इसका आंसर आता है 360 वाला, ठीक है। 360 के अकॉर्डिंग क्या करता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 360 के अकॉर्डिंग फाइनेंस इमरजेंसी की घोषणा करता है। इसमें कर्मचारियों के वेतन कम हो जाते हैं और कितने कम हो जाते हैं, मैक्सिमम 60% तक कम कर सकता है राष्ट्रपति, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 38 और 38 के अंदर है भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय किस मंत्रालय को कहा जाता है। प्रश्न का आंसर आएगा पर्यावरण एवं वन। बहुत इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, नाम से ही क्लियर है, पर्यावरण, ठीक है, हरित। तो हरित मंत्रालय पर्यावरण और वन विभाग को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39 भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है, ठीक है। आंसर क्या है हमारे पास में संसद का ही एक सदस्य होता है हमारे पास में राष्ट्रपति, आंसर बनेगा संसद। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर है बच्चों कि किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता, ठीक है। किस सदन में, देखो बच्चों 2 सदन होते हैं, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है संसद के अंदर, ठीक है। और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका नाम तो होता है स्पीकर, ठीक है। जो स्पीकर होता है वो स्पीकर लोकसभा के सदस्यों के अंदर से बनाया जाता है, तो इसका आंसर तो नहीं आएगा। उसके बाद में सेकंड हमारे पास में राज्यसभा। राज्यसभा के जो अध्यक्ष होता है वो होता है हमारे पास में उपराष्ट्रपति बच्चों, वाइस प्रेसिडेंट होता है। और वाइस प्रेसिडेंट जो बनता है ना वो राज्यसभा के सदस्यों के अंदर से नहीं बनता, उसके अलग से इलेक्शन होते हैं, इसलिए इसका आंसर बनेगा आपका बी, सेकंड आंसर आएगा बच्चों इसका। उसके बाद में 41 क्वेश्चन और 41 क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदन कौन कौन से हैं, ठीक है। 2 अस्थायी सदन कौन कौन से हैं। अस्थायी बताने मतलब जो आपके टेम्परेरी है,
तो एक तो बच्चों होता है हमारे पास में संसद के अंदर आपका जो अस्थायी होता है वो होता बनता आपका लोकसभा। लोकसभा अस्थायी होता है, 5 साल के बाद में इसका कार्यकाल खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में राज्यसभा नहीं होती, राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, और एक राज्य के अंदर हमारे पास में होती है विधानसभा बच्चों, ठीक है। तो विधानसभा का कार्यकाल भी कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। 5 साल बाद में विधानसभा खत्म हो जाती है और दोबारा से इलेक्शन होती है, ठीक है। तो जिसके दोबारा से इलेक्शन होते हैं पूरे इकट्ठे, तो वो आपकी एक अस्थायी सदन होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बनेगा बच्चों आपका लोकसभा और विधानसभा, मतलब 4th ऑप्शन बनेगा, ठीक है, लोकसभा और विधानसभा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 42, और क्वेश्चन नंबर 42 है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार माध्यम के रूप में कौन काम करता है। प्रश्न का आंसर आएगा बच्चों प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री करता है। कैसे भी, मंत्रिपरिषद क्या सदस्य, मंत्रिपरिषद के अंदर क्या होता है, प्रधानमंत्री भी आता है। मंत्रिपरिषद के अंदर सभी मंत्री आते हैं, ठीक है, जितने भी कैबिनेट मंत्री है भारत के, जितने मंत्री हैं वो मंत्रिपरिषद के अंदर आते हैं। अगर उनके बीच में कोई भी बातचीत होती है तो वो बातचीत पहुंचाने का कार्य प्रधानमंत्री का होता है राष्ट्रपति तक, ठीक है। राष्ट्रपति तक कोई भी बात पहुंचानी है तो वो प्रधानमंत्री पहुंचाएगा, इसलिए आंसर बनेगा यहाँ पे क्या, प्रधानमंत्री। उसके बाद में बच्चा क्वेश्चन नंबर 43, और क्वेश्चन नंबर 43 के अंदर पूछ रखा है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो राज्यसभा के अधिकतम संख्या पूछ रखे है, कुल अधिकतम संख्या राज्यसभा के अंदर हमारे पास में अधिकतम संख्या बच्चों आप यहाँ पे अभी तो बच्चों हमारे पास में कितनी है, 245 है, ठीक है। अभी हमारे पास में 245 है, बट अधिकतम संख्या 250 हो सकती है बच्चों, ठीक है, 250 हो सकती है। बट अभी एट प्रेजेंट 2000 हमारा 21 ईयर के अंदर, ठीक है, 2021 के अंदर अभी हमारे पास में 245 सीट है, और अधिकतम कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है। तो आंसर आएगा इसका क्या, आपका 250, तीसरा ऑप्शन बनेगा बच्चों इसका, ठीक है। उसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 44, और क्वेश्चन नंबर 44 आपके लिए होमवर्क है, ये आपने घर से बताना, आपको ये बताना है कि क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा। आपने कमेंट के अंदर मेंशन करना है इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर, ठीक है। और कमेंट करके मेंशन करोगे अगर आपका आंसर ठीक है या गलत है, तो उसके ऊपर रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा आपको, ठीक है, आपका आंसर ठीक है या गलत है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। इस भाग नंबर 3 के अंदर हमने 44 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है। भाग नंबर 1 के अंदर हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और भाग नंबर 2 के अंदर भी हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और आपका भाग नंबर 3 के अंदर अप्रोक्सीमेट आपके लगभग 50 ही हो गए, ठीक है। 44 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है बच्चों, तो थैंक यू।